तो कल एक क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया? और एक काम दिया था याद करने का, कितने लोगों ने कर लिया? अरे कुछ याद है तुम्हें क्या? बढ़िया। अभी पूछता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो अगर कोई भी पार्टिकल मास m वेलोसिटी v के साथ जा रहा है तो हम इसका मोमेंटम डिफाइन करते थे जो कि बराबर होता था m इंटू वी वैक्टर। लेकिन अब हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उस पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम पॉइंट O से वेलोसिटी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये जो O है इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो ये L जो है ये सिंबल है एंगुलर मोमेंटम का, तो इसको हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। अब O चेंज हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट चेंज हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे हम टॉर्क डिफाइन करते थे कुछ वैसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं, R क्रॉस M इंटू वी, जहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं R क्रॉस P। तो अगर हमें पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो हम उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां से तीन तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो सीधा सीधा ही क्या हो जाएगा, एंगल का यूज करके। तो अगर R वेक्टर में और P वेक्टर में एंगल थीटा है तो हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं R इंटू पी इंटू साइन थीटा। दूसरा तरीका हम ये यूज कर सकते हैं कि जो P है उस P वाली लाइन पे हम R से O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, R परपेंडिकुलर। P को वैसा ही रखें तो ये R परपेंडिकुलर इंटू P, या फिर हम पॉइंट O से P का वो कंपोनेंट उठा लें जो परपेंडिकुलर है R के। इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। डायरेक्शन का तरीका वही रहेगा, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है उधर अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दो और थंब को देख लो, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटिटी है वो R क्रॉस P के बराबर होती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, ध्यान से देखने के लिए थोड़ा शांति चाहिए, ठीक है, और शांति के लिए थोड़ा सा पेन छोड़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो हम वापस रिवाइंड करते हैं चीज़ों को। हमने फिजिक्स में जब क्वांटिटी स्टार्ट की थी तो हमने लीनियर क्वांटिटी स्टार्ट की थी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। फिर हम एंगुलर क्वांटिटीज पे जब आए तो टॉर्क R इंटू एफ हो जाता है, ठीक है, और ओमेगा हो जाता है V अपॉन R, और हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है अल्फा इंटू R, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम एंगुलर क्वांटिटी के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक ही टर्म इंट्रोड्यूस होती है जो लीनियर से कनेक्ट हो जाती है R, या तो वो डिवाइड में आती है या फिर वो मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एंगुलर क्वांटिटीज़ और लीनियर क्वांटिटीज़ में एक रेडियस या डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है। तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये मान लो कि जो कैपलस के लॉ थे जो प्लैनेटरी मोशंस के लिए एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पे हम फिर से इस एंगुलर मोमेंटम की क्वांटिटी को देखेंगे। ठीक है, तो उतारो जल्दी से। तो बुकलेट्स में कोई डिस्कशन पेंडिंग है हमारा? नहीं है। तो जो रोटेशन की बुकलेट है आपको मिल चुकी होगी, तो आप रोटेशन का जो काम है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे में से किसी भी दिन ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम डिस्कशन करने लग जाएंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो आखिरी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उन पे क्वेश्चंस के नंबर कम होते हैं। जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है क्वेश्चंस का, वो जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हीं पे मिलेगा, जैसे टॉर्क बैलेंसिंग, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर सकते हैं आप। तो धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आप करते जाएं, ढूंढ ढूंढ के जो आपको समझ में आते जाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ ही जाएगा, टॉर्क निकालना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हो जाएंगे। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो नोट करके कुछ बातें लिखनी है अब हमें। The direction of angular momentum, the direction of angular momentum is given by right hand thumb rule. उसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा उसका। किसी को पढ़ना हो राइट हैंड थंब रूल क्या है, पीछे जाएंगे टॉर्क वाले पोर्शन में जाकर के पढ़ लेंगे। The SI unit of angular momentum, the SI unit of angular momentum, तो एंगुलर मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? कितने लोग बता सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो लिख लो इस बात को भी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पेशल केसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रुको, उससे पहले देखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। तो अब एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। जब आप किसी भी पॉइंट जो एक्सिस पे लाई करता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। तो ये कुछ टॉर्क की तरह ही है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, the angular momentum
component, the angular momentum component along the axis of rotation, along the axis of rotation, comma, where angular momentum is identified about any point on the axis, comma, is known as angular momentum about axis, comma, is known as angular momentum about axis. अब लिखो सम स्पेशल केसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सम स्पेशल केसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम के कुछ स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे। तो पहला केस लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, angular momentum of particle moving on a straight line। तो अगर हमारा कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तब हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है और यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है। तो हम अलग अलग मोमेंट पे अगर एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो मुझसे कहा गया पार्टिकल पहले जब मूव कर रहा था वेलोसिटी v1 से, फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई। रिटार्ड भी हो सकता है, एक्सेलरेट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कभी भी पॉइंट O से चेंज नहीं होने वाली। क्लियर? जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उन सभी पार्टिकल्स को अगर मैं इसके अबाउट देखूं तो ये पार्टिकल्स यहां पे डायरेक्शन क्या बनाएंगे, इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब हर लोकेशन का एक ही परपेंडिकुलर आने वाला है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो स्ट्रेट लाइन पे डलता है, चाहे पार्टिकल यहां लोकेटेड है, चाहे यहां लोकेटेड है, चाहे यहां लोकेटेड है। क्लियर? तो इसका मतलब ये सबसे आसान केस हो जाता है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो आप सीधा क्या करो, पॉइंट O से उस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये परपेंडिकुलर आपके सभी मोमेंट्स की वेलोसिटी के लिए काम में आ जाएगा। तो जब मैं पोजीशन 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा L1, तो इसका सीधा आंसर लिख दूंगा m v परपेंडिकुलर r परपेंडिकुलर। ठीक है, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनटू द प्लेन। अगर मैं 2 पोजीशन पहुंचा तब भी मैं डायरेक्टली लिख दूंगा एंगुलर मोमेंटम m v2 और इसके लिए भी क्या आ जाएगा, r परपेंडिकुलर। और अगर मैं 3 पोजीशन पहुंचा L3 लिखा तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, m v3 r3 r परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब अगर मुझे पहले से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है उस लाइन की जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हर वेलोसिटी के लिए यूज कर सकता हूं पार्टिकल की। और एक ही वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहेंगी, बस क्या सेम होने वाला है, m और r परपेंडिकुलर, m r परपेंडिकुलर, m r परपेंडिकुलर। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल केस में काउंट होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन पार्टिकल मूव एक स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है और इसलिए उस स्ट्रेट लाइन की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाती है, फिक्स। इसलिए आपको ये यूज करना है। तो ये कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। तो किसी पार्टिकल के लिए आप ये लिख सकते हो फॉर पार्टिकल, जहां पे आर आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट है, इसके बाद हम केस 2 पे चलेंगे। दूसरा केस, केस 2, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब आप ये देखिए कि हमारा पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऐसे। तो जिस सर्कल में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सर्कल की एक एक्सिस होगी ये वाली, और इस सर्कल की एक रेडियस होगी r। अब अगर पार्टिकल का मास m है तो इस पार्टिकल के लिए हम क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहां पे 3 चीज हम निकालेंगे। क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके पास एक एक्सिस है सर्कल की, तो मैं कुछ चीजें यहां पे डिफाइन करूंगा। जैसे एक तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा मैं कोई जनरल पॉइंट उठाऊंगा यहां पे, कोई भी रैंडम पॉइंट P, उस पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे 3 एंगुलर मोमेंटम हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किसकी, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की। तो आप ये देखो, ये सेंटर है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ऐसे। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि वेलोसिटी पे सेंटर से हमने क्या डाल दिया है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जब हम सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ऑलरेडी सेंटर से वेलोसिटी को ज्वाइन होने वाली लाइन क्या होती है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो जो हमने एंगुलर मोमेंटम के केसेस पढ़े हैं उसमें वो वाला केस देखो जिसमें पार्टिकल का मोमेंटम और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो है जिससे हमें कैलकुलेशन करवानी है, उसकी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है तो ऑलरेडी हम इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिख देते हैं, P इंटू आर परपेंडिकुलर। क्लियर। तो सेंटर के लिए सबसे खास बात क्या हो गई कि सेंटर से जब जब आप पार्टिकल को ज्वाइन करोगे तो वो रेडियस बन जाएगी, और रेडियस हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल की क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसलिए सबसे आसान एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट होता है, सेंटर के अबाउट। कितना हो जाता है वो, mvr। ठीक है, अब एक्सिस के एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा सेंटर के अबाउट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आप पहले पार्टिकल का सर्कल देखिए। ये अगर ये पार्टिकल का सर्कल है तो आपका जो अंगूठा है वो एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब आपकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ रही है वो किसकी डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आ गई। तो क्या इससे पता चला, एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम होता है एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो एक्सिस को मिल जाए। सेंटर इज पॉइंट ऑन एक्सिस, सेंटर के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम ही एक्सिस को मिल गया। तो इसका मतलब एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाता है इस केस में,
एम वी आर। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल है। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस के लिए आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लें, तो मैं सेंटर को पकड़ लूंगा फिर, और उसके अबाउट क्या करूंगा, मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा। तो मैंने सेंटर को पकड़ के एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया और मैंने चेक किया उसका वो कंपोनेंट, तो मुझे पता चला सेंटर के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सिस। तो मतलब कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट ही किसके अबाउट डिफाइन होता है, एक्सिस। तो कहते हैं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ही उसका एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब पॉइंट पी की बात करेंगे हम। पॉइंट पी, तो पॉइंट पी यहां पे ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आरपी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा पॉइंट पी किस तरीके से है। यहां पे हमारी एक्सिस है, ठीक है, यहां पे हमारी एक्सिस है, और ये वाला जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस से, दिस परपेंडिकुलर इज एक्चुअली आर। तो दिस इज एक्सिस और ये हमारा आर है, दिख रहा है? तो आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब आ जाएगा वेलोसिटी। अगर कोई वेलोसिटी पे ये लाइन डाले तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उस प्लेन में आप किसी भी लाइन को रख दो, वो सारी लाइन वेलोसिटी की कैसी हो जाएंगी। तो फिर मैंने वेलोसिटी के ऊपर ये वाली लाइन रख दी, और ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है, ये वाली लाइन यहां पे एक्सिस के पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब ये है v, ये है r, r क्रॉस v निकालोगे तो r क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर होता है जो v और r दोनों के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट ये आने वाला है, ये। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये पार्टिकल के घूमने के साथ क्या होगा, घूम गया, क्योंकि अभी ये यहां दिखा रहा है, फिर ये यहां दिखाएगा, फिर ये यहां दिखाएगा, मतलब P पॉइंट के अबाउट ऐसा एंगुलर मोमेंटम आ रहा है जो फिक्स नहीं है। यही तो कमाल की चीज है। सेंटर के अबाउट डिस्टेंस अपने आप ऐसी बन जाती है कि एंगुलर मोमेंटम किसको दिखाता है, एक्सिस को, और एक्सिस को दिखाने के चक्कर में वो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता। तो यानी जब मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाला तो इसका डायरेक्शन ये आ गया, और अब ये घूमता रहेगा सर्कल पे तो भी ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने पॉइंट चेंज किया, पॉइंट के चेंज करते ही क्या हुआ, पॉइंट के चेंज करते ही डायरेक्शन ऐसे हो गई एंगुलर मोमेंटम की। तो जो पहले ऐसे था, दिस इज सेंटर, समझ में आ रहा है? यहां पे ये सेंटर बना लो, ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस, ये वेलोसिटी, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एंगुलर मोमेंटम, और ये घूमने से चेंज, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, v भी चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो v सेम, r सेम, m सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूरा ही सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने, ठीक है, मुझे एक मार्कर दो, पेन दो, तो जैसे ही आपने सेंटर को छोड़ा और एक्सिस का कोई बाकी पॉइंट लिया, तो ये इसको ऐसे समझो, ये कभी अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। यहां से अगर मैंने एक बार भी सेंटर को छोड़ करके, यहां पे एक्सिस दिखाएगा ये पेन, अगर ये एक्सिस है, ठीक है, अगर मैंने एक्सिस देखी तो ये एक्सिस का सेंटर है नीचे वाला, अगर मैंने एक्सिस का सेंटर छोड़ करके किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन की, तो तुरंत वेक्टर क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों तो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली v r परपेंडिकुलर है, प्रूव हो गया था, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात है। तो जैसे ही सेंटर को छोड़ करके मैं इस टॉप पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ये p पॉइंट है, यहां बैठा है, जैसे मैं इस टॉप पे आने की कोशिश करूंगा तो ये वाला पेन देखो हो गया रोटेट, और जब ये घूमेगा पेन तो ये डायरेक्शन क्या करेगा, अभी इधर दिखा रहा है, अभी इधर दिखा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर दिखाने वाली नहीं बची, अब टिल्ट हो गई। टिल्ट होते ही ये घूमेगा तो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को बार बार। तो इसका मतलब पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर ये बोल दिया जाए तो आप इसका आंसर सही बोलोगे या गलत बोलोगे? ये कैसा गलत है, गलत।
अच्छे से बताओ। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उस स्टेटमेंट का आंसर देना है। एंगुलर मोमेंटम P के अबाउट कांस्टेंट है, ट्रू और फॉल्स? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एक दो बार पूछा जा चुका है घुमा फिरा करके। एक बार पूछा था सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम होता है, सही बात है। पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहता है, सही बात है। पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का रीजन उसकी डायरेक्शन है, ना कि मैग्नीट्यूड, या दोनों। तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। इस तरीके के सवाल वो घुमा फिरा करके हर साल पूछ लेंगे, ठीक है। अभी 2 साल बाद पूछ लेंगे, फिर 4 साल बाद फिर पूछ लेंगे, बस तरीका थोड़ा चेंज कर देंगे। कभी कहेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कभी कहेंगे डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी कह रहे चेंज होने का रीजन ये है। घुमा फिरा के एक ही बात को बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये प्रूव करने की कि एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो वो यही चला आएगा, ठीक है। तो P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो वो नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा, MRPV, यही आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन ये आएगी, LP आएगी। अब मुझे LP नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, P पॉइंट से जो एंगुलर मोमेंटम निकाला उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आ जाए। अगर वो कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आया तो उसकी वैल्यू इससे मैच नहीं हुई तो हमारा वो एक्सिस वाला जो फंडा है फेल हो जाएगा। तो ये आएगा, देखना कैसे आएगा। ये वाला जो एंगल है ये मैंने थीटा कंसिडर कर लिया। और आप ऑलरेडी जानते हो कि R और ये LP कैसे हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं क्या करना चाहता हूं इससे, मैं कह रहा हूं मैं P पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं, वो ये आ गया। लेकिन दिस इज नॉट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सिस। कौन सा होगा, इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आ जाए। तो ये जो कंपोनेंट आएगा LP साइन थीटा, दिस इज L एक्सिस, सही बात है क्या। तो सेंटर के अबाउट निकाला तो पूरा आ गया, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब P के अबाउट निकाला तो एंगुलर मोमेंटम टिल्टेड हुआ तो एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालने की कोशिश की, थीटा एंगल चाहिए था, LP साइन थीटा, ठीक है। चलिए LP साइन थीटा L एक्सिस होगा तो LP साइन थीटा लिख दो। LP साइन थीटा लिखोगे तो कितना लिखोगे, MVRP साइन थीटा। ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल, ये RP, ये थीटा, ये R परपेंडिकुलर, RP हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। तो R की वैल्यू RP साइन थीटा, हेंस L एक्सिस प्रूव्ड हो गया, MVR। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि मैं किसी जनरल पॉइंट, जबकि मेरे को पता भी नहीं थीटा क्या है, मैं उस पॉइंट को नीचे खिसका लूं, ऊपर खिसका लूं, कुछ भी हो सकता था। मैं किसी जनरल पॉइंट को उठा करके एक एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं और उस एंगुलर मोमेंटम का जब कंपोनेंट एक्सिस के लोग लेता हूं तो वो वही चला आता है जो सेंटर का या जो एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम होता है। ये यहां से प्रूव हो गया। तो इसमें कुछ बातें हैं क्या, कि जब आप एक्सिस के सेंटर के अबाउट लेते हो, मतलब सर्कल के सेंटर के अबाउट लेते हो, तो वहां से पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम ही एक्सिस का बन जाता है। वो ना डायरेक्शन में चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड में। आप सेंटर को छोड़ के किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, वो डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट। और जब आप उसका कंपोनेंट एक्सिस के लोग निकालते हैं तो वो भी वही चला आता है जो एक्सिस का या जो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। घुमा फिरा के कैसे पूछेगा, अब ये बातें भूलनी नहीं है। समझ आ गया। तो इसको उतार लो, फिर कुछ बातें लिख लेंगे। क्या हुआ ओजस्वी, गुम हो गए। इस सब को समेट दूंगा, ठीक है मैं, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं जाओगे तुम डेरिवेशन पे, तुम्हें इसको समेट के जो बताऊंगा वो याद रखना है फिर, ठीक है।
तुम लोग जल्दी लिखोगे तभी समेट पाऊंगा। कुछ लोग तो अल्ट्रा स्लो हैं। हाँ कविता जी, अरे लिखो लिखो, रुको मत, लिखती रहो। अल्ट्रा स्लो तो नहीं है ना तुम? चलिए लिखिए। तो पहला पॉइंट बुलेट पॉइंट बना के लिखते जाओ, नोट करके। नोट रेड पेन से लिख लो, रेड पेन से लिख लो, उसके बाद में बुलेट पॉइंट बनाओ और लिखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर is same as angular momentum about axis. Is same as angular momentum about axis. Next point. Angular momentum about center is constant in magnitude and direction both. Angular momentum about center is constant in direction and magnitude both. तो लिख लेना एल सी वैक्टर, वैक्टर बना लेना, एल सी वैक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट अदर देन सेंटर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट पी, ब्रैकेट्स में P अदर देन सेंटर will change in direction but remain constant in magnitude, will change in direction but remain constant in magnitude. तो उसके लिए तीन बातें लिख सकते हैं। एक तो LP कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि LP मतलब पूरा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन चेंज कर गया तो LP चेंज कर गया। LP का मैग्नीट्यूड जो है अगर उसको मोड लगा के प्रस्तुत किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, और बाकी डायरेक्शन की बात है वो हम पहले लिख चुके हैं, डायरेक्शन विल चेंज। तो LP वेक्टर ओवरऑल विल नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड विल कांस्टेंट। तो अभी अगर दो चीजों को समेटें तो दो चीजों में क्या निकल करके आया? या तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा। स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो आप लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, और अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो आप एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए MVR का यूज कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट अब डालें केस थर्ड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस फॉर अ रिजिड बॉडी। angular momentum about fixed axis, angular momentum about fixed axis for a rigid body। तो अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी पे। तो अब तक हमने बात जो की वो पार्टिकल की, यानी आप एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के लिए, रिजिड बॉडी के लिए, किसी भी टाइप की बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिकल का स्पेशल केस है, इसलिए याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडीज की, जैसे फैन है, ठीक है, या कोई ट्रायंगुलर शीट है, या फिर स्क्वायर शीट है, या फिर कोई क्यूब है। अगर इनके एंगुलर मोमेंटम की बात करें एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो हम कैसे लिखते हैं? तो अब उसको आप रिलेट कर सकते हो किससे? हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो हम काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, इन सब के लिए यूज करते हैं।
तो अगर मान लो कि ये आपकी रिजिड बॉडी है और ये आपकी वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यही होगा। तो बेसिकली अगर आप इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं जो फिक्स है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा एक्सिस के अबाउट, वो सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हो आई एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम को भी अब वैसे सोचते हैं जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को सोचा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में बन गई हाफ, एम की जगह आ गया आई, वी की जगह आ गया। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एम इंटू वी। तो यहां का एम कौन है? आई, और यहां का वी कौन है? आ गया, ठीक है, आई ओमेगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे जो आपका आई एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर होता है रिजिड बॉडी के लिए, उससे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कमाल की चीज देखिए, इस पार्टिकल के लिए भी हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बताओ कि अगर मुझे इस पार्टिकल का, जिसकी वेलोसिटी v है, अगर मुझे इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं सीधा कैसे निकालूंगा? आई ओमेगा लगाता हूं, आई ओमेगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को पुट कर दे v बाय आर। ये m मास का पार्टिकल एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? आ गया क्या? तो इसका मतलब पार्टिकल के लिए हम इससे निकालते तो आंसर आ जाता, लेकिन वो सर्कुलर मोशन में तो आ जाता, लेकिन बाकियों में मुश्किल हो जाती। ठीक है, क्योंकि जैसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करता तो आर फिक्स नहीं होता, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पॉइंट साइज पार्टिकल, या कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप सीधा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या? आई एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। जैसे यहां पे अगर हम पार्टिकल ले लें कोई dm, और उसकी वेलोसिटी हो गई v, और ये डिस्टेंस हो गई r, तो दिस पार्टिकल इज दिस पार्टिकल। अगर हम इसके लिए एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो सीधा करते हैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो उसके लिए हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये हो जाएगा dm v r, एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल। क्लियर? अब मैं v को क्या लिख सकता हूं? तो v को लिख सकता हूं ओमेगा इंटू आर। तो यहां से dm ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा। अब इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे जाऊंगा तो क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी? मास तो इंटीग्रेट करना ही है, आर चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ तुम बताओ। नहीं होगा। तो ओमेगा एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट डायरेक्टली करता तो v दूर जाने पे क्या होता? इसलिए मैंने उसको हटा के रिप्लेस करके एक ऐसी क्वांटिटी में ले आया जो चेंज। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये ओमेगा बाहर ले सकता हूं। अब dm r स्क्वायर क्या होता है? ये इनर्शिया। तो प्रूव हो गया आई एक्सिस इंटू ओमेगा इज एल एक्सिस, हैंस प्रूव्ड। डायरेक्शन भी ओमेगा की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, जैसे मोमेंटम में वेलोसिटी की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होती है? मोमेंटम वेक्टर की। ठीक है, तो लिख लो। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं, रिजिड बॉडी, पॉइंट साइज पार्टिकल मूविंग सर्कुलर मोशन, और पॉइंट साइज पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन।
चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट origin for a particle of mass 2 kg, and velocity 2 I cap plus 3 j cap. When particle passing through point 2, 2. When particle passing through point 2, 2. पहला क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी करो। तो पहला वाला आसान है, हो जाएगा क्या सबसे? क्या करना है, पहले आर वेक्टर बना लोगे, ओरिजिन के अबाउट निकालना है, पार्टिकल कहाँ है 2, 2, तो आर वेक्टर क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 2, मास पता है, वी पता है, फॉर्मूला पता है, एल वेक्टर होता है एम इंटू आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी निकाल लोगे क्या? ठीक है, निकाल लेना, कल आंसर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अपने फेवरेट टॉपिक में चलते हैं, प्रोजेक्टाइल। अ पार्टिकल ऑफ मास हाफ kg, a particle of mass half kg is thrown with velocity 25 meter per second. Is thrown with velocity 25 meter per second at an angle of 53 degree. At an angle of 53 degree. Then find angular momentum of particle. Then find angular momentum of particle about point of projection, when particle passing through first case highest point of trajectory, second case point where particle hits the ground, जल्दी। टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो काफ़ी लोगों का आ गया होगा। कितने लोगों का आ गया? फर्स्ट पार्ट आ गया, बताओ। 6 kg meter square per second into the plane. चलिए मैं दोनों ही पार्ट निकाल रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो हमारा जो पार्टिकल है, अगर मान लो कि हमने इसको यहां से फेंका है, तो कह रहा है कि ये पार्टिकल जब अपने टॉप पॉइंट पे है तो हमें इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ये कंपोनेंट कितना आएगा मैं पूछता हूं, रुक जाओ एक मिनट, बहुत दिन हो गए। अरे इसका आंसर बोल दो बस सीधा। 20 आ रहा है सबका? ये कंपोनेंट 53 डिग्री एंगल से निकालोगे तो कॉस में आएगा ना। 15 आ रहा है, चलो शुक्र है। और ये वाला कितना आएगा बालिका, याद है तुम्हें? बढ़िया। तो ये वाला कंपोनेंट ही मुझे यहां मिलेगा, मतलब जो वेलोसिटी होती है वही देखनी है, ठीक है। तो अब मुझे किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है? हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ज्वाइन करो, बड़ा टेढ़ा तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालने के लिए बोल दो, ये आसान है। तो इससे इनटू द प्लेन डायरेक्शन बड़ा आराम से आ रही है, और मास और वेलोसिटी पहले से पता है। तो आर परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे तो बेसिकली आर परपेंडिकुलर इस केस में कितना होना चाहिए मेरे लिए? मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्सिमम ही मेरा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी 20 से मैक्सिमम हाइट आएगी 20 मीटर, आएगी क्या? तो ये 20 मीटर हो गया। तो आंसर आ जाएगा हमारा इससे, पहले पार्ट का मास है 2 kg, हाफ kg, 15, 20, तो ये 150 आ गया इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं। अब ये टकराने वाला है, टकराने वाला है तो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेगा? टकराने वाला है तो टकराते टाइम जो वेलोसिटी है वो वैसी ही हो जाएगी, उतने ही एंगल पे, 53 डिग्री पे हो जाएगी। तो अगर मैं इस टाइम पे वेलोसिटी का कंपोनेंट लेने की कोशिश करूं तो ये अब भी कितना रहेगा? 15, और नीचे आते टाइम ये कितना हो जाएगा? तो ये वाला वेलोसिटी कहां से पास कर गया? इसी पॉइंट ओ से। इसका मतलब इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं जुड़ने वाला, सिर्फ किसका आएगा इस बार? तो इस बार तरीका बदल दिया गया है। तरीका क्या लगा दिया गया इस बार? एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। तो ये वी परपेंडिकुलर 20 हो जाएगा। ये हो गई रेंज। रेंज कितनी आएगी इस केस में? 4 सेकेंड, 60 आ रही है रेंज, आ रही है क्या? तो इस केस में रेंज हमारा आर हो जाएगा। तो मास 2, वेलोसिटी 20 और ये 60, 2400। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400। यही आ रहा है क्या? मास हाफ, तो 600, यही आ रहा है क्या? मुश्किल था कि आसान था? तो एक बार देखो, मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज यूज करके दिखा दिए ना। एक बार मैंने दिखाया कैसे एम वी आर परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और दूसरे में हमने क्या देखा कैसे एम वी परपेंडिकुलर आर काम कर गया। जिससे आसान पड़े उससे आप निकाल लो, ठीक है। इनटू द प्लेन आएगा, वो घुमा के देख सकते हो आप। इसके अबाउट ऐसे जा रहा है इनटू द प्लेन। आगे आसान में अगला, अरे अगला करें, रेडी हो आप लोग? चलिए, तो ये हटा रहा हूं, नीचे वाला हटा दूं क्या? कुछ लोग चाहते ही नहीं हटा दें, वो चाहते हैं मैं खड़ा रहूं। चलिए थोड़ा खेलते हैं आप लोगों के साथ। एक रॉड है और उस रॉड पे
किसी ने एंड पे च्युइंगम चिपका दी गोल करके, ठीक है, चिपकी रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मास है 1/2 kg, काफ़ी ज़्यादा बड़ी चिंगम हो गई। तो स्मॉल m इसका मास है और कैपिटल M रॉड का मास है, ठीक है। यहां से हमें रॉड को रिलीज करना है और जब रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल पोजीशन से पास करेगी, उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट कितना होगा रॉड का यानी सिस्टम का, वो बताना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। चलिए लिखवा रहा हूं। A horizontal rod of mass capital M having a point size particle of mass small m at its free end is released from rest. Find angular momentum of system about axis. When rod becomes vertical. बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप कल की क्लास को थोड़ा सा ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है? 1 2 बस, 2 को समझ में आया? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आया? कैसे करना है? हाँ बालिका, नहीं कर पाओगी? बढ़िया। हाँ खुशी जी, क्या लगता है हो पाएगा? क्या करोगी? हमें v पता है, हमें ओमेगा पता है नहीं? हाँ तुम बताओ। सर v तो निकल जाएगा सर, √2gl हो जाएगा जब वर्टिकल पोजीशन पे आएगा। अच्छा, वो तो फ्री पार्टिकल होता है, ये तो रॉड के साथ आ रहा है। सर तो छोटे वाले m के लिए होगा सर ये। छोटे वाले m के लिए भी नहीं होगा, वहाँ पे रॉड मासलेस होती थी। हाँ पहले से थोड़ा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा सर इसके अंदर, वहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m प्लस mg है, 2.5 mg, फिर से 2.5 g, उसके बाद सर इसमें हिंज फोर्स ले सकते हैं हम। अरे कहाँ है उंगली से पड़े। हाँ मित्तल साहब, सॉरी सिंगल साहब, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ओमेगा निकाल लोगे? तो क्या करोगे उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ जरा थोड़ा सा स्टेप। ये नीचे आ जाएगा, 0.5 मीटर नीचे आएगा, हाँ आएगा, तो mg इंटू 0.5 और इसका जो I है वो mn²/3 होगा। नहीं तो तुम पहले जो पोटेंशियल जी का चेंज हुआ वो तो बता दो अच्छे से पूरा। mg इंटू 0.5, mg इंटू 0.5, दो m लिखे हुए हैं, किसका mg? छोटे वाले छोटे वाले का। तो बड़े वाले ने क्या गुनाह कर दिया था? दोनों का लिख लेंगे सर। हाँ बस यही चीज थी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड बन जाएगा। आप ये सोचो कि जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो इसकी ये सेंटर ऑफ मास यहां आ गई, तो इसका पोटेंशियल लॉस हो जाएगा mgl/2, और ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, इसका पोटेंशियल लॉस हो जाएगा mgl, और दिस होल इज इक्वल्स टू हाफ I सिस्टम।
ओमेगा स्क्वायर। तो ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ओमेगा मिल जाएगा। जैसे ही ओमेगा मिले आप सीधा आई एक्सिस इंटू ओमेगा लगा करके या आई सिस्टम इंटू ओमेगा लगा करके एल लिख देना। ये आई सिस्टम कैसे लिखोगे ये भी बता देता हूँ। इसमें एक तो है पार्टिकल तो उसका तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और एक है रॉड उसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ईजी क्वेश्चन आया समझ में। तो ये रॉड जब यहाँ से यहाँ पहुँची तो ना केवल रॉड की पोटेंशियल गिरी, पार्टिकल की भी गिर गई। पार्टिकल गिर गई एम जी एल और रॉड की गिर गई एम जी एल बाई 2, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, पार्टिकल पूरा का पूरा एक पॉइंट साइज होता है, उसका डिस्टेंस एल बाई 2, एल गिर गया। ठीक है, अब यही चीज़ आपको रिपीट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्या है, डिस्क, इस पे क्या बैठा है, एक पार्टिकल मास एम। तो जब ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है जब ये वर्टिकल हो जाएगी तो ये ऐसे घूमते हुए डिस्क ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ये लाइन, उस टाइम पे इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो दूसरे वाले में लिख लेना, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन डॉटेड लाइन, फाइंड एंगुलर मोमेंटम when dotted line becomes vertical from its initial horizontal position. Find angular momentum about axis when dotted line becomes vertical from its horizontal position. तो पिछला वाला समझ में आया ना आप लोगों को? जिसको पिछला समझ में आ गया उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ फर्क नहीं डालता, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हम सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहले ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा निकाल करके हम क्या कर देंगे, एल इंटू एल बराबर आई इंटू ओमेगा। हाँ समझ में आया दिव्यांशु? तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे नहीं होना चाहिए था। अगर आप कल के कॉन्सेप्ट को पकड़ते तो आप ओमेगा निकालते और ओमेगा निकाल करके आई ओमेगा कर देते। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ देना या मुझे याद दिला देना, कल हमें स्टार्ट करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ बोलो ना यार, तुम बोल ही रहे। किसका? सर जो ये रॉड थी, हाँ रॉड का कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो? अरे एक मिनट, इतना मतलब आगे क्यों चले जाते हो? रॉड का और पार्टिकल का दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा, मैं निकालूंगा ही नहीं उसको, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं पार्टिकल को कहूंगा कि ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आए, ये पॉइंट है, और रॉड का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, तो इससे मैं टोटल का निकालूं या ना निकालूं फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने जब इंडिविजुअली हर किसी का एंगुलर मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता है तो मैं उससे ही निकाल लूंगा एक लाइन में, ठीक है। हाँ रोड को पार्टिकल नहीं मान सकता, लेकिन पार्टिकल तुम बता सकते हो ना कि पार्टिकल इज लोकेटेड देयर, तो पार्टिकल वहां से वहां नीचे आया तो पोटेंशियल चेंज तो मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो पार्टिकल की पोजीशन मुझे पता है, लेकिन रॉड के इंडिविजुअल पॉइंट्स की पोजीशन मुझे पता नहीं होती, इसलिए रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। तो रॉड के लिए रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल के पोटेंशियल निकाल ली, पार्टिकल की पार्टिकल निकाल लिए, दोनों को जोड़ करके टोटल सिस्टम में कितना चेंज आया निकाल ली, वो सिस्टम में बढ़ने वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दी। उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम सॉरी इनर्शिया चाहिए था वो टोटल ले लिया मैंने, पार्टिकल का अलग ले लिया ml स्क्वायर क्योंकि वो पार्टिकल है, और रॉड का अलग ले लिया ml स्क्वायर बाई 3 क्योंकि वो रॉड है, ठीक है। समझ में?